नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया। कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी। भारत ने सीमेंट क्षेत्र के लिए 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी CCU टेस्ट बेड्स के पहले क्लस्टर का अनावरण किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS में बदलाव किए। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी MNRE ने ऑफ ग्रिड ग्रामीण परियोजनाओं के लिए सौर पैनल दक्षता मानदंडों को आसान बनाया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। सुरक्षा बलों ने नक्सलवाद के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर स्थित करेगुट्टालू पहाड़ी यानी KGH में अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चलाया। इस अभियान में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। हालांकि भारत सरकार ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और यह अभियान उसी का एक हिस्सा है। आपको बता दें कि करेगुट्टालू पहाड़ी क्षेत्र में पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी यानी PLGA की बटालियन 1 जैसे प्रमुख नक्सली संगठनों का एकीकृत मुख्यालय स्थित था। यह अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की कोबरा बटालियन, स्पेशल टास्क फोर्स STF और जिला रिजर्व गार्ड्स DRG के संयुक्त प्रयास से चलाया गया था। इसी के साथ आइए वामपंथी उग्रवाद यानी LWE के बारे में भी जान लेते हैं। वामपंथी उग्रवाद या नक्सलवाद की उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में हुई थी। इसकी विचारधारा माओवादी विचारधारा है। वह सशस्त्र विद्रोह, समांतर शासन प्रणाली के माध्यम से राज्य सत्ता पर अधिकार करने की वकालत करती है। बात करें लाल गलियारे की तो ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के कुछ हिस्सों में फैले वे जिले हैं जो माओवादी उग्रवाद से प्रभावित हैं। आपको बता दें कि नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 से घटकर 18 रह गई है, जबकि सर्वाधिक प्रभावित जिले 2024 के 35 से घटकर 2025 में 6 रह गए हैं तथा 2024 में 290 नक्सलियों को मारा गया था, 1090 को गिरफ्तार किया गया था और 881 ने आत्मसमर्पण किया था। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं और वामपंथी उग्रवाद के बने रहने के कारण भी जान लेते हैं। सबसे पहला है सामाजिक आर्थिक कारण। देश के कई पिछड़े क्षेत्रों में सामाजिक अलगाव तथा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसी मूलभूत सेवाओं के अभाव जैसी समस्याएं बनी हुई हैं। दूसरा, शासन से जुड़ी चिंताएं। वन अधिकार अधिनियम और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 यानी पैसा एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया गया है। सरकार भी कभी कभी चिंताओं को दूर करने की बजाय कठोरता से पेश आती है आदि। अब अंत में आइए वामपंथी उग्रवाद यानी LWE से निपटने के लिए पहले भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015 यह नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर आधारित है। दूसरी पहल है संचालन रणनीति समाधान। इसमें स्मार्ट नेतृत्व, आक्रामक रणनीति, प्रेरणा और प्रशिक्षण जैसे तत्व शामिल हैं। इनके अलावा है सुरक्षा से संबंधित उपाय। पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु समेकित योजना चलाई जा रही है और अंत में है विकास संबंधी उपाय। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आदि चलाए जा रहे हैं। कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में देश की 6ठी सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी। नया प्लांट यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास स्थापित किया जाएगा। यह HCL और फॉक्सकॉन के बीच एक संयुक्त उपक्रम है। इस इकाई का मुख्य फोकस मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल आदि के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करना है। अब भारत के बढ़ते सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर नजर डालते हैं। हालिया संदर्भों में देखा जाए तो सेमीकंडक्टर बाजार का आकार तेजी से बढ़ रहा है। भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2019 में $22 बिलियन का था, जिसके 2030 तक बढ़कर $110 बिलियन यानी वैश्विक खपत का 10% तक हो जाने की उम्मीद है। दूसरा है स्थानीय सोर्सिंग में वृद्धि। 2021 में भारत में केवल 9% सेमीकंडक्टर कंपोनेंट स्थानीय रूप से सोर्स किए गए थे। सरकार का लक्ष्य 2026 तक इस संख्या को 17% तक बढ़ाना है। इसके अलावा है मजबूत अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन। भारत में दुनिया के लगभग 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर हैं, जो सालाना लगभग 3000 इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी ICs को डिजाइन करते हैं।
और आखिरी है नोड को छोटा करना। उदाहरण के लिए 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर आदि की टेक्नोलॉजी नोड्स चिप्स के निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को संदर्भित करते हैं। छोटे नोड्स उच्च ट्रांजिटर घनत्व, कम बिजली खपत और तीव्र गति से प्रोसेसिंग आदि को सक्षम करते हैं। अब ये जानते हैं कि भारत द्वारा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को प्राथमिकता देने के कारण क्या हैं। पहला, व्यापार घाटे और आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता को कम करना। भारत ने 2024 में 1.71 लाख करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर आयात किए थे। इसके अलावा कुल चिप आयात का लगभग 38% चीन से आयातित किया गया था। दूसरा, आर्थिक गुणक। सेमीकंडक्टर से जुड़ा रोजगार 16 अन्य रोजगारों का समर्थन कर सकता है। और तीसरा, स्पिल ओवर और लर्निंग बाय डूइंग इफेक्ट। रोबोटिक्स, प्रिसीजन टूल्स तथा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में क्षमताओं को बढ़ाता है। चलिए अब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने की प्रमुख पहलों को भी समझते हैं। पहले है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इसके तहत फैब्स, टेस्टिंग और डिजाइन इकाइयों की स्थापना के लिए 70% तक केंद्रीय एवं राज्य सब्सिडी दी जाती है। दूसरा, SPECS योजना। इसमें चिप घटकों और इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश पर 25% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है। फिर है चिप्स टू स्टार्टअप्स यानी C2S प्रोग्राम। इसके तहत 113 संस्थानों में चिप डिजाइन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी VLSI और एम्बेडेड सिस्टम्स में 85,000 इंजीनियरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आखिरी है डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी DLI योजना। यह चिप डिजाइन में भारतीय बौद्धिक संपदा यानी IP निर्माण को बढ़ावा देती है। भारत ने सीमेंट क्षेत्रक के लिए 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन यानी CCU टेस्ट बेड्स के पहले क्लस्टर का अनावरण किया। इसका उद्देश्य सीमेंट क्षेत्रक में नवीन CCU टेस्ट बेड का विकास और उपयोग करना है। इसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP आधारित वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से औद्योगिक सेटअप में CO2 कैप्चर व CO2 उपयोग संबंधी एकीकृत इकाई विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। इसका मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST है। आपको बता दें कि टेस्ट बेड्स में नवीन प्रक्रियाओं का प्रदर्शन किया जाएगा, जैसे ऑक्सीजन इनहैंस्ड कैल्सिनेशन, CO2 को कंक्रीट ब्लॉक्स और ओलेफिन जैसे एथिलीन व प्रोपिलीन में बदला जाता है, तथा कार्बन नेगेटिव मिनरलाइजेशन, जिसमें CO2 को चट्टान में लॉक किया जाता है। इसके अलावा वैक्यूम स्विंग एड्सॉर्प्शन, जिसमें सीमेंट निर्माण संबंधी भट्टी से निकलने वाली गैसों में से CO2 को अलग कर उसे निर्माण सामग्री में एकीकृत किया जाता है। इसी के साथ आइए कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी परिभाषा को देखें तो CCU प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जिसमें ईंधन, रसायन जैसे आवश्यक उत्पादों के निर्माण के लिए फीडस्टॉक के रूप में कार्बन को कैप्चर एवं उपयोग किया जाता है। बात करें कार्बन कैप्चर की तो इसके अंतर्गत औद्योगिक जैसे सीमेंट संयंत्र या ऊर्जा जैसे बायोमास विद्युत संयंत्र स्रोतों से मेम्ब्रेन्स, सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन या एड्सॉर्प्शन जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से फ्लू गैसों से CO2 को अलग किया जाता है। दूसरा, सीधे हवा से कैप्चर करना यानी डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC। वातावरण से वायु को एक गैस ट्रैपिंग सिस्टम के माध्यम से गुजारा जाता है, जहां CO2 को शेष हवा से अलग किया जाता है और फिर उसका उपयोग या भंडारण कर लिया जाता है। वहीं कार्बन का उपयोग एक बार कैप्चर होने के बाद CO2 का 2 मुख्य तरीकों के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है, CO2 का प्रत्यक्ष उपयोग और CO2 से अन्य उत्पाद बनाना। आइए इन दोनों तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले है प्रत्यक्ष उपयोग, जिसके अंतर्गत इनहैंस्ड ऑयल रिकवरी शामिल है, जिसमें CO2 को तेल या गैस के पुराने कुओं में इंजेक्ट किया जाता है ताकि तेल या गैस ज्यादा निकाली जा सके। इसके अलावा है खाद्य और स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग, यानी उच्च शुद्धता वाली CO2 का इस्तेमाल फूड प्रोसेसिंग और मेडिकल संबंधी कार्यों में किया जाता है। और आखिर में है औद्योगिक उपयोग। CO2 को सॉल्वेंट जैसे ड्राई क्लीनिंग में, हीट ट्रांसफर फ्लूइड और वेल्डिंग गैस की तरह प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं, जो है CO2 से अन्य उत्पाद बनाना, जैसे रसायन। CO2 का उपयोग यूरिया यानी खाद, प्लास्टिक जैसे पॉलीकार्बोनेट और सूक्ष्म जीवों के माध्यम से रासायनिक उत्पाद बनाने में होता है। इसके अलावा ईंधन यानी CO2 को मेथनॉल में बदला जाता है, फिर उसे फिशर ट्रॉप्श प्रक्रिया से गैसोलीन और डीजल में परिवर्तित किया जा सकता है। और मिनरल कार्बोनेट जो CO2 को कैल्शियम या मैग्नीशियम जैसे खनिजों से मिलाकर सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री बनाई जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO ने 2025 से आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS में बदलाव किए।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने श्रम बाजार में कम समय अंतराल पर डेटा की मांग को पूरा करने के लिए पीएलएफएस में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एनएसओ केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी एमओएसपीआई के अधीन कार्य करता है। आपको बता दें कि पीएलएफएस की शुरुआत वर्ष 2017 में एनएसओ द्वारा की गई थी। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और जनवरी 2025 से पीएलएफएस में किए गए प्रमुख बदलाव जानते हैं। पहली बार अब पूरे भारत के लिए प्रत्येक माह श्रम बल भागीदारी दर यानी एलएफपीआर, श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी डब्ल्यूपीआर और बेरोजगारी दर यानी यूआर पर आंकड़े जारी किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी सीडब्ल्यूएस के आधार पर किया जाएगा। दूसरा है त्रैमासिक अनुमान का विस्तार। रोजगार बेरोजगारी संकेतकों के अनुमान अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करेंगे। पहले ये अनुमान केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे। इनके अलावा वार्षिक रिपोर्ट को कैलेंडर वर्ष के अनुसार जारी किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट जनवरी से दिसंबर के आधार पर जारी की जाएगी। पूर्व में यह रिपोर्ट जुलाई से जून चक्र पर आधारित थी। यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगा तथा सैंपल साइज में वृद्धि के अंतर्गत सर्वेक्षण में शामिल होने वाले परिवारों की संख्या में 2.65 गुना वृद्धि की गई है। इससे श्रम बाजार संकेतकों के अनुमान अधिक सटीक और विश्वसनीय होंगे। और अंत में है सभी भौगोलिक क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व। अब सर्वे में अधिकतर क्षेत्रों के लिए जिला प्राथमिक इकाई होगा। इससे स्थानीय स्तर पर अधिक प्रभावी डेटा संग्रह होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्गीकरण अब इस आधार पर होगा कि गांव जिला मुख्यालय या 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों या कस्बों से 5 किलोमीटर के भीतर है या नहीं। चलिए अगली खबर पर बढ़ने से पहले श्रम बाजार की प्रमुख शब्दावलियां जान लेते हैं। सबसे पहले है श्रम बल भागीदारी दर यानी एलएफपीआर। यह कुल आबादी में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों का प्रतिशत है। इसमें कार्यरत या काम की तलाश में लगे लोग या काम करने के लिए उपलब्ध लोग शामिल हैं। दूसरा श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी डब्ल्यूपीआर। डब्ल्यूपीआर को कुल आबादी में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इनके अलावा बेरोजगारी दर यानी यूआर, इसे श्रम बल में शामिल कुल लोगों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। बात करें वर्तमान साप्ताहिक स्थिति यानी सीडब्ल्यूएस की, तो इसके अंतर्गत कार्य गतिविधि का निर्धारण सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी एमएनआरई ने ऑफ ग्रिड ग्रामीण परियोजनाओं के लिए सोलर पैनल दक्षता मानदंडों को आसान बनाया। इसका अर्थ है कि तुलनात्मक रूप से कम दक्षता वाले सौर मॉड्यूल्स भी अब सरकार की अनुमोदित मॉडल और विनिर्माताओं की सूची यानी ALMM में शामिल किए जा सकते हैं। ALMM की बात करें तो ये सोलर फोटोवोल्टिक यानी PV मॉड्यूल्स के उन मॉड्यूल्स और विनिर्माताओं की सूची है जिन्हें MNRE ने मंजूरी दी है। चलिए अब सौर दक्षता मानदंडों में मुख्य परिवर्तन यानी मई 2025 में हुए संशोधन जानते हैं। सबसे पहले है दक्षता मानकों में कमी। वर्तमान ऑफ ग्रिड 200 वाट से कम दक्षता के लिए न्यूनतम दक्षता आवश्यकताएं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन मॉड्यूल्स के लिए 19% और कैडमियम टेलुराइड मॉड्यूल के लिए 18% निर्धारित है। लेकिन नए मानक के तहत दोनों प्रौद्योगिकियों के लिए दक्षता 18% निर्धारित की गई है। परिवर्तन का दायरा समझे तो यह केवल 200 वाट से कम के ऑफ ग्रिड सौर अनुप्रयोगों पर लागू होता है, जैसे सोलर लैंटर्न, माइक्रो सोलर ग्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट, छोटे पंखे और उपकरण। ये मानदंड बड़े सिस्टम जैसे रूफटॉप सोलर पंप्स आदि को प्रभावित नहीं करेंगे। अब ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम को देखें तो यह सूर्य के प्रकाश से बिजली पैदा करता है और उसे बैटरियों में स्टोर करता है। इसका पावर ग्रिड से जोड़े बिना संचालन किया जा सकता है। दूसरा बदलाव है एक नई श्रेणी की शुरुआत। वितरित नवीकरणीय ऊर्जा यानी DRE नामक एक नई श्रेणी की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य लघु विनिर्माताओं का समर्थन करना तथा व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करना है। आपको बता दें, वितरित नवीकरणीय ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों जैसे सूर्य या पवन से उत्पादित ऐसी विद्युत ऊर्जा है जिसका उपयोग उत्पादन स्थल के नजदीक किया जाता है। लेकिन इन परिवर्तनों से कुछ चिंताएं भी जुड़ी हैं, जैसे कि कम दक्षता के कारण प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा उत्पादन हो सकता है। सोलर पैनल्स के जल्दी खराब होने का खतरा है। इससे दीर्घकालिक विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ सकता है। घटिया गुणवत्ता के मॉड्यूल से बाजार प्रभावित हो सकता है, इसलिए सख्त गुणवत्ता परिवर्तन की आवश्यकता होगी। अब परिवर्तनों के महत्व को समझ लेते हैं। पहला, बेहतर पहुंच और वहनीय विकल्प। अब कम दक्षता वाली सोलर किट को भी मंजूरी प्राप्त की जा सकेगी।
इससे इनकी कीमत कम होगी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए सोलर किट खरीदना आसान होगा। दूसरा, लघु विनिर्माताओं को समर्थन देना। ये कदम स्थानीय और छोटे स्तर पर सोलर पैनल बनाने वालों को प्रोत्साहित करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा है ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देना। अब दूर दराज के इलाकों में जहां बिजली की लाइन नहीं पहुंची या बार बार कटौती होती है, वहां सोलर लाइट्स एवं उपकरणों का प्रयोग बढ़ सकेगा। और आखिरी है प्रौद्योगिकी निहितार्थ। अब कम कीमत वाली तकनीकों जैसे पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन यानी सस्ता और कैडमियम टेलुराइड CDTE थिन फिल्म यानी कम लागत व रोशनी में भी अच्छा काम का व्यापक उपयोग हो सकेगा। चलिए बढ़ते हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे कोलंबिया की, जिसकी राजधानी है बोगोटा। आपको बता दें, चीन और कोलंबिया ने बेल्ट एंड रोड पहल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी राजनीतिक सीमाएं उत्तर पश्चिम में पनामा, दक्षिण में इक्वाडोर एवं पेरू, पूर्व में वेनेजुएला तथा दक्षिण पूर्व में ब्राजील से लगती हैं। ये उत्तर में कैरेबियन सागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें तो इसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला तथा दक्षिण पूर्व में अमेजन वन है। इसके प्रमुख प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, लौह अयस्क, निकल, सोना, तांबा, पन्ना, जल विद्युत इत्यादि हैं। चलिए बुलेटिन की आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में उड़ीसा के कालाहांडी में केंदुपत्ता ले जाने के लिए ग्राम सभा द्वारा जारी ट्रांजिट परमिट को वन विभाग ने मानने से मना कर दिया। वन विभाग के इस निर्णय के खिलाफ आदिवासी महिलाओं ने सफलतापूर्वक विरोध प्रदर्शन किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पैदल यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन अनुकूल फुटपाथ के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी प्रदान की गई है। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है। मंदिरों में अर्चक यानी पुरोहित नियुक्ति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की समिति से तमिलनाडु में आगमिक और गैर आगमिक मंदिरों की पहचान करने का अनुरोध किया। आपको बता दें कि आगम उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है जो अनुष्ठानों से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं। चीन के वैज्ञानिकों ने बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसे की द्विआयामी परतें बनाने का तरीका खोजा है। शोध टीम के अनुसार बिस्मथ की परत मात्र 6.3 एंगस्ट्रॉम मोटी थी, जो लगभग 2 परमाणुओं की मोटाई के बराबर है। इस परत में इलेक्ट्रॉनों का द्विआयाम में सीमित होना संभव हो गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित भारत में अपनी तरह की पहली DST ICGEB बायो फाउंड्री को राष्ट्र को समर्पित किया। यह कार्य 31वीं ICGEB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस बैठक के दौरान संपन्न किया गया। भारतीय अधिकारियों ने UNSC की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। इसे ISIS और अल-कायदा प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह एक कम लागत वाली हार्ड किल एंटी ड्रोन प्रणाली है। इसे स्वार्म ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। आकाश तीर प्रणाली हाल ही में पाकिस्तान के साथ सीमा पर हुई हिंसक झड़पों के दौरान ड्रोन और मिसाइल खतरों को रोकने में बेहद उपयोगी साबित हुई। यह एक AI संचालित और पूरी तरह से स्वचालित एयर डिफेंस प्रणाली है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।